नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट। मैं हूं आपके साथ लीना। इस बुलेटिन में बात होगी बस्तर, जानेंगे नक्सल प्रभावित इलाके बस्तर और जगदलपुर से तमाम जो जानकारियां हैं उसकी जानकारी और कैसा माहौल है क्राइम को लेकर भी क्या कुछ जानकारी है। तमाम जानकारी हमको देंगे हमारे बस्तर के संवाददाता विनीत सक्सेना खास बातचीत करेंगे बस्तर एसपी से। जी विनीत, क्या है हालात, क्या है नक्सल प्रभावित इलाकों की सुरक्षा को लेकर व्यवस्था? जी बिल्कुल, बात होती है बस्तर की। अगर बात आती है तो बस्तर बात को लेके इस वक्त जो मैं मौजूद हूँ, कांकेर के पुलिस अधीक्षक सलभ कुमार सिन्हा सर मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे समझेंगे उनकी जीवनी को, जिस प्रकार वो आईपीएस पहुंचे, उनके जीवन में कैसा रहा, उन्होंने शिक्षा कैसे ग्रहण की, क्योंकि ये बहुत जरूरी भी है और लाजिमी है कि नए युवा कैसे सीखेंगे। और सर इस बारे में बहुत सारे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सर सलभ कुमार सिन्हा सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम लोगों को कीमती अपना पल दिया। सर सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा, आपकी जो जीवन की चर्चा है, आप यहाँ पे 2014 के बीच में आप आईपीएस बने, आपकी एजुकेशन लाइफ और आईपीएस तक का जो सफर रहा वो कैसा रहा? मैं छत्तीसगढ़ का ही रहने वाला हूँ। मेरा जन्म जशपुर जिले में हुआ था। मेरे ग्रैंडफादर वहीं पे जशपुर जिले से बिलोंग करते थे और मेरे फादर कोल इंडिया लिमिटेड एचसीएल में एम्प्लॉय थे। तो शुरुआती जो स्कूलिंग हुई कुछ दिन शामपुर में हुई। तो शामपुर में डीएवी पब्लिक स्कूल में स्कूलिंग हुई और उसके बाद फिर पापा का ट्रांसफर कोरबा हो गया था। तो मेरी बाकी की जो स्कूलिंग है क्लास 12 तक वो डीवी पब्लिक स्कूल कुसमुंडा में हुई थी, जो कोरबा में ही है। और एक बार स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने इंजीनियरिंग की रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर से। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैंने डिग्री हासिल की और फिर इनिशियली मेरी जॉब लगी थी बाल्को वेदांता में, जो कि कोरबा में ही है। लगभग 4 साल मैंने वेदांता में जॉब किया एज ए मैकेनिकल इंजीनियर में सदस्य रहा। और उसके बाद फिर मेरी इच्छा हुई कि मैं यूपीएससी की जो परीक्षा है वो फाइट करूँ, उसकी तैयारी मैंने करना चालू किया। तो मैंने सोचा कि जॉब के साथ में मैं थोड़ा सामंजस्य नहीं बिठा पा रहा, मैं नहीं लग रही थी। फिर मैंने जॉब से रिजाइन किया, फुल टाइम एग्जाम की तैयारी की और 2014 बैच में इंडियन पुलिस सर्विस में मेरा। सर ये जो नई युवा इस बीच में देखा जाता है कि सही मार्गदर्शन उनको नहीं मिलता कि यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, पीएससी की तैयारी कैसे। ये जो युवा है इनके लिए आप कुछ किस प्रकार की यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, इस मुकाम तक पाने के लिए कैसी आपकी तैयारी है, इसमें कितनी कठिन चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा? जो यूपीएससी की तैयारी है वो क्योंकि परीक्षा काफी डिफिकल्ट माना भी जाता है, काफी कंपटीशन रहता है इसमें, लाखों लोग इस परीक्षा में अपियर करते हैं और चंद हजार सीट इसमें रहते हैं। तो उस वजह से कंपटीशन काफी ज्यादा है, इस वजह से परीक्षा काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई मन में ठान ले तो आराम से इसकी तैयारी कर सकता है और इस एग्जाम में सफल हो सकता है। परीक्षा की तैयारी के लिए गाइडेंस की कमी इनिशियली तो खैर काफी सारे सोर्सेज नहीं रहते थे। अब तो मैं समझता हूँ इंटरनेट के आने के बाद कहीं पर भी बैठे हुए किसी भी परीक्षा और किसी भी सब्जेक्ट के बारे में आपको जानकारी मिल सकती है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए, परीक्षा का स्वरूप क्या होता है, कितने सब्जेक्ट आते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं। और सिलेबस एक डिटेल्ड सिलेबस रहता है इस एग्जाम का, जिसको किसी भी एस्पिरेंट को पहले वो सिलेबस पढ़ना चाहिए, उसको डाउनलोड करके और उसके एक एक पॉइंट को कैसे किस किस जगह पे कवर किया जा सकता है वो देखना। और खासतौर पर जिस प्रकार की जो तैयारियां होती है यूपीएससी की, अभी अपन शिक्षा को लेकर बहुत बात कर रहे हैं और आप सामने में मौजूद है और युवा देखेंगे और एक मोटिवेट होंगे, तैयार होंगे कि एक आईपीएस कैसा पास किया जाता है। किस तरीके से जो युवाओं को तैयारी करनी चाहिए, क्या उसका मेन बेस क्या होता होगा, उसके पढ़ने का जो अंदाज होगा, आपने जैसे तैयारियां की, कैसे पढ़ना चाहिए, अपने आपको कैसे मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए? परीक्षा जो है वो मैंने जैसे बताया कंपटीशन काफी ज्यादा रहता है, तो थोड़ा स्टडी आवर्स इसमें ज्यादा लगते हैं क्योंकि सिलेबस भी बहुत वास्ट है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कवर करने होते हैं यूपीएससी की परीक्षा के लिए। जैसे जो जनरल स्टडीज होता है उसमें पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स सब कुछ होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी कुछ। उसके अलावा फिर हमको एक ऑप्शन सब्जेक्ट लेना होता है। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने रहते हैं और न्यूज़पेपर, मैगजीन लगातार पढ़ के अपने आप को करंट अफेयर्स को अपडेट रखना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा समय का जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको 10-10, 12-12 घंटे ही पढ़ना है। आप 6-7 घंटे भी अगर डिवोट कर पाते हैं तो भी मुझे लगता है सफिशिएंट रहता है। लेकिन थोड़ा सिस्टमेटिक अपने टाइम को मैनेज करना और रेगुलर रूटीन
फॉलो करना जरूरी है। ये मतलब ऐसा परीक्षा है जो डेडिकेटेड तैयारी मांगता है। तो आपको रोजाना इसमें अपने सिलेबस को कवर करने के लिए स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, और एक बार वो स्ट्रेटेजी बना लें तो उसके बाद रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट। आप एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट करें, जो नोट्स आप बना सकते हैं नोट्स बना, अब फिर उसी को बार बार रिपीट करते रहें, रिवाइज करते रहें, ताकि परीक्षा में कहीं पर भी कोई चूक की गुंजाइश ना हो। जैसे आप कबीरधाम से यहाँ पे पहुंचे, आप यहाँ पोस्टिंग हुई, और नक्सल बेल्ट में काम करना, और नक्सल बेल्ट में यहाँ के माहौल अलग होते हैं, यहाँ के हालात अलग होते हैं, यहाँ के जो ग्रामीण अलग अंचल होता है, नक्सलवाद हावी होता है, तो आप जब पहुंचे तो आपको कैसा महसूस हुआ इस नक्सली बेल्ट में काम करने के लिए? नक्सली बेल्ट में एक्चुअली ये मेरा दूसरा टेन्योर है। मैं सुकमा में लगभग 3 साल था। सुकमा में एज एन एडिशनल मैंने स्टार्ट किया था, फिर वहीं पे पुलिस अधीक्षक की भी जिम्मेदारी मुझे मिली थी। 1.5 साल के आसपास में पुलिस अधीक्षक। मुझे लगता है सुकमा क्योंकि वन ऑफ द हाईएस्ट नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, वन ऑफ द मोस्ट नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, वहाँ पे भी काफी ज्यादा चैलेंज है। उसके मुकाबले कवर्धा में तो बिल्कुल मिनिमम, वहाँ भी नक्सली बेल्ट है, नक्सली अफेक्टेड एरियाज है, लेकिन बहुत छोटा सा इलाका है। और कांकेर अगर सुकमा से कंपेयर करें तो मुझे लगता है कि काफी बेहतर स्थिति में नक्सलियों का संगठन यहाँ उतना मजबूत नहीं जितना साउथ में है। तो बहुत दिक्कत नहीं हुई यहाँ अपने आप को ढालने में, क्योंकि ऑलरेडी था। तो यहाँ मैं मतलब मुझे लगता है कि बहुत समय नहीं लगा और अच्छे से फोकस कर। सर, अगर बात की जाए किरदार की, कबीरधाम एक अलग एरिया, जैसे अभी भी कहें कि ज्यादा नक्सल इफेक्टेड एरियाज नहीं है, लेकिन वही सुकमा की बात करें तो सुकमा से ज्यादा बेहतर अंतागढ़ है, कांकेर डिस्ट्रिक्ट है अपना। लेकिन एक नक्सल बेल्ट में जो इफेक्टेड एरिया माना जाता है, वहां पे कैसी चुनौतियां यहाँ के जो युवा है, यहाँ के जो ग्रामीण अंचल में आए दिन विरोध देखे जाते हैं, उससे कैसी चुनौतियां, उनको सामंजस्य से बैठाना पुलिस प्रशासन को और सरकारी योजनाओं को क्रियान्वित करना, कैसी चुनौतियां रहती है? सामंजस्य बिठाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो अंदरूनी क्षेत्र के लोग हैं उनको, क्योंकि संचार, दूर संचार, सड़क, स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलती नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम से कटे रहते हैं। बहुत सारी चीजें उनको पता ही नहीं रहती कि क्यों की जा रही है। उनके मन में हमेशा ये रहता है कि शायद जो नक्सलियों ने उनको पाठ पढ़ाया हुआ होता है, कि उनको ऐसा लगता है कि सरकारी जो अमला है, सरकारी तंत्र है, सुरक्षा बल है, वो सिर्फ उनकी शोषण के लिए आए हैं। लेकिन उसके विपरीत हमारा जो उद्देश्य रहता है वो ये होता है लोगों तक सुविधाएं पहुंचाना। इसलिए कहीं पर भी सुरक्षा कैंप खोलते हैं तो सबसे पहले हम ध्यान यही देते हैं कि सड़क बन जाए, लिया जाए, अन्य जो शासकीय योजनाएं उनका लाभ लोगों को मिले, इस टाइप का रहता है। तो लोगों के मन में जो ये भ्रांतियां होती है उसको हम दूर करने का प्रयास करते हैं, और काफी हद तक अब हम इसमें सक्सेसफुल भी हुए हैं। पिछले सालों में अगर देखा जाए तो लोग हमसे काफी जुड़े हैं। कई नक्सली जो संगठन में लोग थे उन्होंने आत्मसमर्पण किया और मुख्य धारा में लौटा। तो धीरे धीरे करके बेहतर काम हो ही रहा है। जैसे अभी आपने कहा कि लोगों को सामंजस्य बैठाना सरल है और प्रयास भी आप लोग लगातार करते हैं। जैसे कोलीबेड़ा चंदर भी जो कैंप खुला, वहां पे आज भी ग्रामीण विरोध कर रहे हैं, वहां खड़े हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि कैंप को हटाया जाए। इसको पुलिस प्रशासन किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि आपने अभी भी कहा कि सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, व्यवस्थाएं होंगी, सरकारी योजना होगी, तो लोग वहां पे लाभान्वित होंगे। लेकिन ये जो आक्रोश देख रहे हैं अपन, इसको आप किस नजर से देखते हैं? ये आक्रोश नहीं है। अगर आप लोगों से जाकर बात करेंगे कि हम जब कैंप खोलते हैं तो हम लोग खुद भी वहाँ उपस्थित रहते हैं, लोगों से मन से मन हमारे सामने आकर कोई भी कैंप का सपोर्ट नहीं करना चाहता है, क्योंकि उनके मन में नक्सलियों का एक भय है। काफी सालों से नक्सलियों के बीच रहे हैं, उनके आतंक को उन्होंने झेला हुआ है, तो ज्यादा कुछ बोलने की स्थिति में नहीं रहता है। अंदर से हर कोई सपोर्ट करता है, हर किसी को पसंद नहीं है कि हमारे क्षेत्र में सड़क बन जाए, बिजली आ जाए। किसी को ये तो मतलब नहीं है, किसी को इस बात से कोई मतलब ही नहीं है कि नक्सली क्या करें। उनको इस बात से मतलब है कि मेरी जिंदगी कितनी बेहतर है। जहाँ पे सड़क और पुल पुलिया और मोबाइल कनेक्टिविटी, बिजली की सुविधा मिलेगी, लोग क्यों विरोध नहीं करते? लेकिन हाँ, दबाव जब रहता है तो लोगों को दिखाने के लिए सामने आना पड़ता है। जो आपने आक्रोश की बात की, ऐसी आक्रोश की कोई बात ग्रामीणों के बीच में तो नहीं है। हो सकता है सामने आकर के जब वो बयान देते होंगे तो एक अलग तरह के दबाव में वो बयान देते होंगे, लेकिन हम लोगों का शुरू से ही ग्रामीणों से संपर्क रहा है और अच्छा सामंजस्य, और इस वजह से काम भी वहाँ लगातार हो रहे हैं। सड़क का काम चालू हो गया है, ब्रिजेस का काम भी चल रहा है। एक चीज और चुनौतियां होंगी यहाँ पे कि जिस प्रकार ये आदिवासी अंचल है, बस्तर का जो अंचल है, यहाँ पे जो महिलाएं होती हैं वो पुलिस प्रशासन के पास सीधे आके अपने कोई कंप्लेंट हो, कोई शिकायत हो दर्ज कराने के लिए हिचकिचाती हैं। जो बीच का गेप है,
उस गैप को पुलिस प्रशासन लगातार प्रयास भी कर रहा है और इसमें कितनी सफलता मिली, क्योंकि महिला वर्ग अगर आएंगे, अगर उनके साथ कोई अपराध घटित होता है, कुछ ऐसी घटनाएं होती है, वो खुल के आए और आप लोगों से चर्चा करें तो निश्चित रूप से अपराध कम होंगे। महिला वर्ग के संबंध में मतलब जो पिछले कुछ सालों में रिक्रूटमेंट अगर आप देखें तो काफी महिलाओं ने पुलिस में आमद दी है, काफी महिलाओं की भर्ती पुलिस में। इसका एक उद्देश्य ये भी था कि जो पीड़ित महिलाएं हैं उनके साथ में एक जो कम्युनिकेशन गैप रहता था वो गैप न रहे और बेहतर पुलिसिंग हम कर सकें। तो हर जगह पे हम लोगों ने प्रयास किया है कि महिलाओं की पोस्टिंग हो और कहीं पर भी कोई शिकायत होती है तो महिलाओं को काउंसलिंग के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, उनके स्टेटमेंट के लिए भेजा जाता है। तो पहले से स्थिति काफी सुधरी है, मतलब हम अब अंदरूनी क्षेत्रों से भी हमको शिकायतें महिलाओं के द्वारा मिल रही हैं। अगर उनके साथ कोई गलत व्यवहार हुआ है, कोई गलत बात हुई है तो उसके संबंध में भी मिल रहा है। और उसके अलावा हम लोगों ने प्रयास ये भी किया है कि इंटरनेट के माध्यम से जहाँ जहाँ पे इंटरनेट की पहुंच है, लोगों को समझ है, अगर वो वेबसाइट में जाकर के कांकेर पुलिस से आवेदन डायरेक्टली करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। पत्राचार के माध्यम से भी हमारे पास काफी शिकायत आती है। तो मुझे लगता है धीरे धीरे जो गैप था वो कम हो रहा है और उसमें और बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे आपने खुद कहा कि अभी वेब पेज आप लोगों ने अपनी वेबसाइट को चालू किया है, अगर उससे कोई शिकायत करता है, क्योंकि जनता को भी इस बात का क्लियर नहीं है कि पेज तो जरूर चालू हो गया लेकिन कैसे वो काम करेंगे, शिकायत करेंगे, तो आपका सीधा संवाद कैसा होगा, कैसे उससे निराकरण होगा, कैसे उससे कार्रवाई होगी? सिंपल है, जैसे अभी भी लोग आते हैं और अपना आवेदन जो है यहाँ छोड़कर चले जाते हैं शिकायत शाखा में। कई लोग डाक के माध्यम से भी अपनी शिकायतें देते हैं। जितनी भी शिकायतें हमारे पास आती हैं उनकी प्रॉपर हम लोगों ने रजिस्टर बना के रखा हुआ है, उनकी मॉनिटरिंग होती रहती है। हर महीने जो हमारी क्राइम बैठक होती है या सब डिवीजन लेवल पे या थाना लेवल पे बैठक होती है, उसमें शिकायत निराकरण की बात होती है। उसी तरीके से अगर कोई इंटरनेट के माध्यम से, वेबसाइट या ऐप के माध्यम से अगर कोई शिकायत करता है तो उसकी आमद हमारे ऑफिस में हो जाएगी और एक बार आमद हो जाएगी तो उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हमारे लेवल पे होगी। यातायात सप्ताह भी विगत दिनों में आप लोगों ने मनाया, तो यातायात को लेके लगातार देखा जाता है कि यातायात नियमों को पालन कोई नहीं कर रहा जाता। इसके लिए पुलिस कितनी सजग है, कितनी कड़ाई के साथ लोगों को ये लागू करने के लिए, यातायात नियमों का पालन करने के लिए निर्देशित कर रही है? पुलिस यातायात नियमों को पालन कराने के लिए तो बहुत ज्यादा तत्पर रहती है, काफी सजग रहती है। लेकिन कई बार हमारे साथ कई सारे कंस्ट्रेंट्स रहते हैं जिस वजह से हम लोग एक्सीडेंट्स में कमी नहीं ला पाते हैं, जो दुर्घटनाओं में कमी होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। जैसे अंदरूनी क्षेत्र है, ग्रामीण अंचल है, वहाँ पे अगर आप फाइन करना चाहेंगे क्योंकि लोग अक्सर वहाँ पे बिना हेलमेट की गाड़ी चलाते हैं, यातायात नियमों की जानकारी नहीं रहती है। अब वो क्योंकि ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करते हैं कि उनके साथ बहुत ज्यादा अगर हम इस तरीके का की कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई करेंगे तो थोड़ा सा उनके मन में भी असंतोष पैदा होगा और दूसरा वो इतने सक्षम भी नहीं रहते इकोनॉमिकली कि वो बहुत से भी फाइन करते। हम लोग प्रयास यही करते हैं कि उनको समझाइश दे करके, काउंसलिंग करके किसी तरीके से उनको मतलब यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रभावित किया जा सकता है। और जहाँ तक शहरी क्षेत्र की बात रही तो लगातार हम लोग अभियान चलाते रहते हैं, जागरूकता अभियान भी चलाते हैं, फाइन भी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं तो यही मानता हूँ कि यातायात जो है वो दोनों तरफ से ही पॉसिबल है उसका इन्फोर्समेंट। पुलिस तो नियम कानून इन्फोर्स करा सकती है, लेकिन जब तक लोग जागरूक ना होंगे, जब तक वो सजग नहीं होंगे, तब तक हम लोगों की भी एक लिमिटेड कैपेसिटी, उस कैपेसिटी से ज्यादा हम नहीं जा सकते। तो लोगों को इसमें जागरूक होना आवश्यक है। उनको अपने आप से निर्णय लेना होगा कि भाई वो अपनी जान को कितना कीमती समझते हैं। अगर वो समझते हैं कि उनकी जान बहुत कीमती है तो घर से निकलेंगे तो हेलमेट लगा कर निकलेंगे, अदरवाइज बिना शराब के पिए वो गाड़ी चलाएंगे। दोनों तरफ से इसमें अवेयरनेस जरूरी है। जी बिल्कुल, दोनों तरफ से अवेयरनेस जरूरी है। यदि देखा जाए है कि जनरली यातायात की अपन बात कर रहे हैं तो जो नाबालिग हैं वो लगातार वाहन चलाते हैं और माता पिता को सजग होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। वो खुद की जान भी जोखिम है और वाहन जब चलाते हैं तो दूसरे की भी जान जोखिम है। इसको लेके कड़ी कार्रवाई कुछ हम लोगों ने पिछले दिनों में कोतवाली थाना क्षेत्र में भी कई नाबालिगों को पकड़ा था, उनके घर वाले, क्योंकि वो बच्चे हैं, उनका कार्रवाई रहती तो देश के तौर पे ही उनको करके और चलाने और नियम को लेकर काफी उसमें प्रावधान है, उन प्रावधानों के तहत
अंतिम कोई आप संदेश देंगे युवाओं को? मुख्य धारा में लौटे या सरकार के साथ कदम के साथ लगातार मैं ये बोलता रहता हूँ कि आपका संदेश हो, युवा इस बात को समझे। एक आईपीएस, एक पुलिस अधीक्षक उनको संदेश दे रहा है और पुलिस के साथ ताल से ताल मिलाए और राज्य के लिए जो योजना है उसको क्रियान्वयन करके अपना ताल से ताल मिला के आगे बढ़े। युवाओं को तो मुख्य धारा में क्या, वो तो ऑलरेडी मुख्य धारा में है ही। उनको बस यही मैं कहना चाहूंगा कि आप इधर उधर से भ्रमित ना हो, आप बढ़िया पढ़ाई करिए, अपने करियर पे ध्यान दीजिए और करियर पे अगर आपने ध्यान दिया तो आप जो चाहोगे वो आप अचीव कर सकते हो। बस अपने आप को एक एम की जरूरत है, एक एम बन जाए और एम को सतत प्रयास करते रहें तो आपका एम जरूर पूरा होगा। और दूसरा है कि हमारे साथ जुड़ी, प्रशासन शासन के साथ जुड़ी और जो आपका जिला है, आपका शहर, उसकी बेहतरी के लिए प्रयास करें। हमारे साथ इस वक्त पुलिस अधीक्षक सिन्हा सर हमारे साथ मौजूद थे और पूरी बातों को स्पष्ट, चाहे वो यातायात को लेके, नक्सलवाद को लेके, अपने जीवन में आईपीएस कैसे पहुंचे, सारे मुद्दों को उन्होंने एक बहुत अच्छी चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमको एक कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।